हेलो स्टूडेंट्स। तो ट्वेल्थ हिंदी मीडियम कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो वीडियो में हमने पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की थ्योरी के बारे में हम लोग जान लिए थे। क्या क्या थ्योरी हम लोगों ने देखा था? सबसे पहला हम लोगों ने साझेदारी क्या होती है ये जान लिया था। साझेदारी की परिभाषा क्या होती है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, धारा 4 के अनुसार। इसके अलावा हमने देख लिया था कि साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है, साझेदार के अधिकार क्या होते हैं, और साझेदारी संलेख क्या होता है। और हमने देखा था कि सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है, उसके विशेषताएं क्या क्या होती है। सारी बातें हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन की, कि अब हम लोग का जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन, जो साझेदारी क्या होती है उसकी जो थ्योरिकल बातें थी वो हम लोगों ने क्या कर लिया, खत्म कर लिया। आज हम लोग का जो काम है वो है प्रैक्टिकल पोर्शन देखने की। तो साझेदारी चैप्टर में आप कौन कौन से प्रैक्टिकल पोर्शन देखेंगे वो हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल पोर्शन आप लोगों को देखना है वो है लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन में लाभ हानि नियोजन खाता। इसको लाभ हानि नियोजन खाता बोलिए या समायोजन खाता भी कहा जा सकता है। ठीक। तो लाभ हानि समायोजन खाता या फिर इसका नाम वितरण खाता भी होता है। कई बार इसका नाम क्या हो सकता है? वितरण खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता, समायोजन खाता है, फिर या लाभ हानि वितरण खाता भी कहा जा सकता है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। नंबर 2 टॉपिक होता है साझेदारों का पूंजी खाता। ये अपन पढ़ेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। इसके अलावा हम लोग को प्रैक्टिकल पोर्शन में देखना है आहरण पर ब्याज की गणना। आहरण पर ब्याज की गणना ये सीखेंगे अपन लोग। ओके। इसके अलावा हम सीखेंगे गत समायोजन, समायोजन वगैरह देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। और नंबर 5 टॉपिक होता है लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन के कुछ 5 टॉपिक है जो हम लोगों को बारी बारी डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इसको कॉपी में नोट करेंगे आप सभी, इसको अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलिए नोट कर लीजिए आप फटाफट। ओके, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर लाभ हानि समायोजन या फिर वितरण खाता। चलिए बताते हैं आपको लाभ हानि समायोजन या फिर वितरण खाता। देखिए, ये साझेदारी होती है, एक व्यापार होता है ना। व्यापार क्या है? फर्म। ये साझेदारी फर्म है और ये है इसके क्या, साझेदार। ये है साझेदार। तो सवाल होता है क्या इन लोग व्यापार कैसा चलता होगा, इनका एक साझेदार का व्यापार कैसे चलता होगा। यार जैसे नॉर्मल व्यापार चलता है ना, वैसी साझेदारों का व्यापार चलता है। यहाँ पे जनरली फर्म का मतलब क्या, साधारण व्यापार है। जैसे और व्यापार होते हैं वैसी व्यापार एक है, लेकिन मालिक क्या है यहाँ पे, अनेक है। तो इसकी जो लाभ हानि की गणना की जाती होगी ये वैसे ही की जाती होगी जैसे और व्यापार की जाती है। तो और व्यापार की लाभ हानि की गणना किस प्रकार की जाती है, व्यापार की लाभ हानि की गणना किस प्रकार की जाती है? सबसे पहले हम लोग व्यापार खाता बनाते हैं। याद है हम लोग 11th में सीखे थे व्यापार खाता। तो व्यापार खाते से क्या निकलता है? सकल लाभ निकलता है। व्यापार का क्या निकलता है? सकल लाभ निकाला जाता था। व्यापार खाते के जस्ट बाद हम लोग क्या बनाया करते थे, याद होगा आप लोगों को, लाभ हानि खाता बनाया करते थे। उसके बाद हम लोग बनाया करते थे लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाता से क्या निकलता था, याद होगा आप लोगों को, शुद्ध लाभ। ओके, बस यही तो होता था। तो क्या होता था, व्यापार खाता बनाते थे सकल लाभ, लाभ हानि खाता बनाते थे, क्या निकल आता था, शुद्ध लाभ। यही काम तो करते थे, हर व्यापार यही काम करता है। साझेदारी फर्म भी इसी प्रकार क्या बनाती है, व्यापार खाता बनाती है, इसी प्रकार लाभ हानि खाता बनाती है। ठीक। तो अगला स्टेप क्या होता है, साझेदारी जो है सभी व्यापार की तरह इसी तरह से व्यापार खाता बनाएगी, लाभ हानि खाता बनाएगी, लेकिन उसका एक और खाता बनता है। इसके अलावा उसको एक तीसरा स्टेप में खाता बनाना होता है, और वो है तुम्हारा लाभ हानि नियोजन खाता। क्या होता है? लाभ हानि नियोजन खाता। एक साझेदारी फर्म और व्यापार की तरह वो भी व्यापार खाता बनाती है, लाभ हानि खाता बनाती है, लेकिन बस इसको तो बनाती है साथ में, तो बाकी व्यापार यहीं तक रुक जाते लाभ हानि खाता बना के। लेकिन साझेदारी व्यापार, साझेदारी फर्म जो है लाभ हानि खाते के बाद भी तीसरा जो खाता बनाती है वो क्या होता है, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, बोलोगे सर
ठीक है ना, सकल लाभ तो समझ में आ गया, शुद्ध लाभ भी आ गया, तो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है? यहां तक तो शुद्ध लाभ आ गया। अरे भैया शुद्ध लाभ तो आ गया, लेकिन इस शुद्ध लाभ पे किसका हक है? साझेदारों का हक है। तो साझेदारों को वितरण नहीं करना है क्या? तो साझेदारों को वितरण करने के लिए क्या बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाभ हानि वितरण खाता। ठीक है, तो क्यों बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता? साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन हेतु, लाभ का विभाजन करने के लिए क्या बनाया जाता है? साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन करने के लिए क्या बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता क्या किया जाता है? फाइनली बनाया जाता है। ठीक, तो ये बात आप लोग को क्या हो गई होगी, अभी तक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो क्यों बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता? क्लियर है आप सभी को? ओके, तो चलिए, तो आज हम लाभ हानि नियोजन खाता, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि लाभ हानि नियोजन खाता में टोटल जो हम लोग बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं मालूम है? साझेदारों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूरा पूरा जो बात किया जाता है वो साझेदारों की बात की जाती है। ठीक, तो चलिए, अब लाभ हानि नियोजन खाता का हम आपको प्रारूप बता देते हैं। तो चलिए इसको लिख लीजिएगा। ठीक, लिख लेना इसको। अब हम इसको बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप देखें। ओके, तो लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप देखते हैं। यहां पे हम लोग हेडिंग लिखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, और क्या क्या कहते हैं इसको? लाभ हानि नियोजन खाता को वितरण खाता और समायोजन खाता भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो लाभ हानि नियोजन खाता, तो सबसे पहले जब भी हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं तो इसमें होता क्या है देखें। इस तरह से प्रारूप होता है लाभ हानि नियोजन खाता का। सबसे पहला बात तो ये है कि जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है वो वर्ष के अंत में बनाया जाता है, साल के वर्ष के अंत में बनाया जाता है। ठीक है, ये कब बनाया जाता है? वर्ष के अंत में बनाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई कि वर्ष के अंत में बनाया जाएगा। यही कारण है कि यहाँ क्या लिखाता है? 31 दिसंबर। अगर आपका क्वेश्चन में दिसंबर वाला साल आप फॉलो कर रहे हो, कौन सा साल फॉलो कर रहे हो? दिसंबर वाला साल फॉलो कर रहे हो। मार्च वाला फॉलो कर रहे हो तो मार्च लिखा था 31 मार्च। आप दिसंबर वाला साल फॉलो कर रहे हो तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? दिसंबर लिखाएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर जो भी सन रहेगा को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु। तो चलिए, ये विकलन पक्ष है और ये आपका कौन सा पक्ष है? समाकलन पक्ष है। ठीक है, ये विवरण और ये राशि, ये विवरण और ये राशि हम लिख लेते हैं। ठीक है यहां तक? ओके, तो चलिए देखेंगे, तो देखते हैं। 31 दिसंबर को समापन वर्ष के लिए फलाना फलाना हम लोग लिख लीजिए। तो जैसे कि पता है लाभ हानि नियोजन खाता है, तो देखिए, देखो, ये लाभ हानि खाता, याद है लाभ हानि खाता अपन बनाते थे? व्यापार का कोई भी व्यय, कोई भी व्यापार का क्या व्यय, आप व्यापार हो ना, आपको व्यापार, मैं क्या बोला था आपको? एज अ व्यापार पढ़ना है आपको, साझेदार बन के नहीं पढ़ना, आपको क्या बनकर पढ़ना है? व्यापार बन के पढ़ रहे हैं। तो कोई भी व्यापार, व्यापार का अगर आपको लगे कि व्यय हो रहा है, क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे आप लोग? विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे। और आपको ऐसा लगे कि व्यापार का क्या हो रहा है? आय हो रहा है, व्यापार का किसी प्रकार का आय या लाभ हो रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? समाकलन पक्ष में करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। मैं जो कुछ भी बताऊंगा इसी के अंदर का चीजें रहेंगी, एक भी बाहर की चीजें कभी भी नहीं आएगी। इसको दिमाग में आप अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यय, और यहाँ पर किसकी एंट्री होगी? आय की एंट्री होगी। देखिए, सबसे पहला बात होती है लाभ। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हर व्यापार की तरह साझेदारी फर्म भी व्यापार खाता बनाती है तो सकल लाभ निकाल लेती होगी, लाभ हानि खाता बनाती है तो शुद्ध लाभ निकाल लेती होगी। ओके, उसी शुद्ध लाभ को हम कहा लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता में लिखेंगे। तो बोलो, लाभ का जो शेष होता है वो कौन सा शेष होता है? विकलन होता है कि समाकलन होता है? वेरी गुड, लाभ का शेष हमेशा क्या होता है? समाकलन होता है। तो बच्चों समाकलन साइड लिखना, शेष लाया गया। क्या लिखोगे समाकलन साइड? शेष लाया गया। जो भी शुद्ध लाभ आएगा ना उसको लिख देना शेष लाया गया। ओके, इसी जगह अगर हानि होता तो उसकी शुरुआत अपन कहां से करते? विकलन से, क्योंकि हानि का शेष क्या होता है? विकलन होता है। तो विकलन से हम लोग लिखते शेष लाया गया। शुरुआत कहां से होती है? विकलन से लिखते शेष लाया गया। यहाँ पे अपन लिखते हानि, क्या लिख देते यहाँ पे? हानि। ठीक है,
ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरू से सोचते हैं। यहां पर मैंने बोला था कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, वो साझेदारों के मध्य लाभ का वितरण करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन लाभ का वितरण करने के पहले साझेदारों को बहुत कुछ व्यापार को देना होता है और कई चीज उनसे लेना भी होता है। क्या क्या होता है देखते हैं, सुनिए। अगर कोई साझेदार फर्म को पूंजी लगाता है तो कई बार साझेदार बदले में पूंजी पर क्या लेता है, ब्याज लेता है। बदले में पूंजी पर क्या लेता है, ब्याज लेता है। तो बताइए, ब्याज साझेदार फर्म के लिए व्यय है कि आय है? मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ब्याज के बारे में, है ना। तो पूंजी पर ब्याज व्यापार के लिए आय है कि व्यय है? आप कौन हो, साझेदार हो ना, सॉरी आप कौन हो, व्यापार हो। हम लोग कौन है, हम लोग का कैरेक्टर क्या है, व्यापार। साझेदार ने हमको पूंजी दिया तो बदले में हम क्या देंगे, ब्याज। यानी हमारे लिए क्या हुआ, वो खर्च हुआ। हमारे लिए क्या हुआ, खर्च। तो बोलो उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, विकलन पक्ष में एंट्री की जाएगी। तो लिखेंगे विकलन में पूंजी पर ब्याज खाते से। क्या लिखेंगे आप लोग, पूंजी पर ब्याज खाते से। पूंजी पर क्या लिखना अपन लोगों को, ब्याज खाते से। पूंजी पर ब्याज खाते से मान लो दो साझेदार है, ए और बी है, तो उनका अमाउंट को क्या कर देना आप लोग यहाँ पे लिख के बाहर निकाल देना, पूंजी पर ब्याज। ठीक। अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, यानी हमको क्या दिया, ऋण दिया, तो बोलो इस बार ब्याज कौन देगा, हम कि वो? बिल्कुल हम ब्याज देंगे। क्या है हमारे लिए, खर्चा है। तो अगर कोई साझेदार ऋण देता है तो हम उसको ब्याज देते हैं, तो खर्चा हमारे लिए। तो खर्चे की एंट्री विकलन पक्ष में की जाएगी, ऋण पर ब्याज खाते से। ऋण पर क्या लिखेंगे, ब्याज खाते से। तो अपन क्या लिखेंगे, साझेदार का मान लो ए और बी दोनों दिए हैं, उनका नाम लिख दो। ठीक है, ओके। एक बात और, ये जो पूंजी पर ब्याज की गणना है और ऋण पर ब्याज की गणना है सर, वो कौन से तारीख को की जाएगी? तो याद रखिएगा, जो पूंजी पर ब्याज की गणना है, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी या फिर ऋण पर या फिर आहरण पर, जो भी आप ब्याज की गणना करेंगे, ब्याज की गणना करेंगे, वो कब करेंगे, वर्ष के अंत में। ब्याज की गणना कब की जाएगी, 31 दिसंबर की तारीख को की जाएगी। आया बात समझ में, कब की जाएगी, 31 दिसंबर की तारीख को की जाएगी। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, ऋण पर ब्याज की गणना ओके, हमेशा 31 दिसंबर को। मतलब साझेदार अगर जनवरी में ऋण दे रहा है तो जनवरी से दिसंबर तक गिन लो, पूरे 12 महीने पर ऋण पर ब्याज की गणना होगी। जनवरी से 12 है। अगर मान लो वो जुलाई में देता है, 1 जुलाई को उसने ऋण दिया, जुलाई से दिसंबर तक गिन लो, कितना महीना हुआ, 6 महीना। ठीक इसी प्रकार अगर 1 अक्टूबर को देता है ऋण, तो अक्टूबर से दिसंबर गिन लो, तो 3 महीना। इसी प्रकार ऋण पर ब्याज की गणना या पूंजी पर ब्याज की गणना की जाएगी। ओके, 31 दिसंबर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर साझेदार फर्म में काम करता है, साझेदार फर्म में क्या करता है, अपना सेवा देता है, काम देता है, तो बदले में क्या लेगा, सैलरी लेगा, यानी कि एक प्रकार से पारिश्रमिक लेगा। तो बोलो व्यापार का आय कि व्यय? निश्चित रूप से व्यापार का क्या है, व्यय है। तो किस साइड एंट्री की जाएगी, विकलन में। क्या लिखेंगे, साझेदार का पारिश्रमिक, चाहे वेतन हो या जो भी हो, साझेदार का पारिश्रमिक, साझेदार का पारिश्रमिक से, वही खाते से। ठीक है, जो भी साझेदार है, ए बी जो भी है, उसको क्या कर लेना, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ओके। इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य व्यय होता है, कोई भी अगर व्यापार में क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है, अन्य कोई भी व्यय है, तो उसकी भी एंट्री कहाँ कर देना, विकलन पक्ष में कर देना। व्यय खाते से जो भी है, कोई भी अन्य व्यय होगा तो उसकी एंट्री विकलन पक्ष में आप लोग एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी विकलन पक्ष में। ठीक है, इसके अलावा अगर वो लोग कोई सामान्य संचय में हस्तांतरण करते, कुछ पैसे, अगर कुछ पैसे कहाँ हस्तांतरण करते हैं, सामान्य संचय में अगर हस्तांतरण करते हैं, तो उसकी भी एंट्री कहाँ कर देना, विकलन पक्ष में कर देना, हस्तांतरण। बोलोगे सर ये सामान्य संचय क्या होता है? देखो, सामान्य संचय का मतलब क्या होता है, सुन लो। आपके घर में इनकम आता है, आपके घर में इनकम महीने का आता होगा या साल का आता होगा। तो इनकम आता है तो क्या उस आय को आप पूरा खर्चा कर देते हो? कुछ खर्चे भी है आपके, तो क्या पूरा, अगर आपके घर में 40,000 रुपए महीने में आया तो क्या 40,000 पूरा उड़ा देते हो? आप क्या करते हो, उसमें कुछ खर्च करते हो और कुछ पैसा बचत करके रखते हो भविष्य के लिए। सही बात है, आप क्या करके रखते हो, बचत करके रखते हो, भविष्य के लिए आप बचत करके रखते हो। ठीक उसी प्रकार व्यापार भी होता है, व्यापार के भी लाइफ में कुछ ना कुछ विविधा क्या हो सकती है, आ सकती है। इसी वजह से साझेदार लोग क्या करते हैं, साझेदार लोग को जो भी लाभ होता है ना, जैसे मान लीजिए साझेदार को 10,000 लाभ हुआ, साझेदारी फर्म को कितने का लाभ हुआ, 10,000, तो 10,000 कायदे से साझेदारों को बांटना चाहिए। मान लीजिए 3 साझेदार है, ये 3 साझेदारों को ये 10,000 को क्या कर लेना चाहिए, आपस में बांट लेना चाहिए। बट इन लोग ऐसा नहीं करते, इन लोग क्या करते, कई बार इन लोग क्या करते, पूरा 10,000 को आपस में नहीं बांटते, उसमें से कुछ रुपए, मान लीजिए 4,000 रुपए, उसमें से 4,000 रुपए एक संचय कोष में डाल देते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य संचय।
उस संचय कोष में डाल देते हैं, उसमें क्या कर देते हैं, हस्तांतरण कर देते हैं। देखो 4,000 क्या कर दिए, हस्तांतरण कर दिए। अब बचा कितना, 6,000। 6,000 को ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। समझ में आया, ये है सामान्य संचय। तो सामान्य संचय में जो भी लाभ होता है तो उसको अपने पास नहीं रखते, बल्कि उल्टा साझेदारी सामान्य संचय में लोग डाल देते हैं और बाकी बचे लाभ को आपस में बांट लेते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ रहा है तो उसकी एंट्री कहां करोगे, विकलन में। यानी सामान्य संचय 4,000 की एंट्री कहां करेंगे, विकलन में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना काम। ठीक, इसके अलावा अगर साझेदार, हाँ यहां तक खत्म, ठीक है आगे देखते हैं। आहरण, अगर साझेदार आहरण करता है, हम व्यापार है, हमारे पास आया, सीधा माल या पैसा निकाला और सीधा क्या हुआ, लेके चला गया। बोलो पैसा कौन रखा है, साझेदार। अब ब्याज कौन वसूलेगा, निश्चित रूप से कौन ब्याज वसूलेगा, हम वसूलेंगे। ठीक है, हम ब्याज वसूलेंगे। तो ब्याज इस बार हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, आय है। हम व्यापार है ना, हमारे लिए क्या है, आय है। तो इसकी एंट्री कहां की जाएगी, समाकलन पक्ष में लिखेंगे, आहरण पर ब्याज। कभी भी याद रखना है, आहरण की एंट्री कभी नहीं क्या थी, याद करो पिछले साल भी अपन पढ़े थे, आहरण की एंट्री कभी लाभ हानि खाते में करते थे क्या, कभी नहीं। लाभ हानि खाते में सिर्फ आय या व्यय की एंट्री होती है। तो कभी भी आहरण की एंट्री मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, आहरण की भी एंट्री यहाँ करके आ जाते हैं, जो बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। ऐसी गलती आप लोग मत करना। यहाँ पे सिर्फ किसकी एंट्री होगी, आय की, और आहरण पर ब्याज आय होता है। आहरण की एंट्री मत कर देना, सिर्फ किसकी एंट्री करना, आहरण की। वैसी पूंजी पर ब्याज की एंट्री की जाएगी, ऋण पर ब्याज की एंट्री की जाएगी, पूंजी या ऋण की एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो आहरण पर ब्याज की एंट्री, खाता को, मान लीजिए दो साझेदार है, यहाँ को लिख देना खाता को। मान लो साझेदार ए है और साझेदार बी है, उनका अमाउंट डाल दो, ब्याज निकाल के, ब्याज की गणना करके क्या कर दो, निकाल दो। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि आहरण की एंट्री मत करना, लेकिन एक आहरण की एंट्री करते हैं यहाँ पे। एक आहरण की तो कभी एंट्री करना नहीं, लेकिन एक आहरण की एंट्री करना। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है माल का आहरण, अगर उसने माल का आहरण किया होगा, किसी साझेदार ने किसका आहरण किया होगा, यदि माल का आहरण किया होगा तो ही इसकी यहाँ पे एंट्री करना, अदरवाइज इसकी एंट्री मत करना। इसको दिमाग में छाप लो। देखो यहाँ हम स्टार बना दे रहे हैं, ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है। ठीक है, अगर माल का आहरण होगा तो उसी की एंट्री करना, अदरवाइज बाकी किसी की एंट्री मत करना। ओके, ठीक है। अभी देखो माल का आहरण क्यों होता है वो समझाने का वक्त अपने पास नहीं है, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, समझ में आ गया, व्यय की एंट्री यहाँ, आय की एंट्री यहाँ। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से हम बता देते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने का परम उद्देश्य क्या होता है, साझेदारों के मध्य लाभ का वितरण करने के लिए। और यहाँ पे जो भी बातें की जाती है वो साझेदारों के बाद जो भी खर्चे की बात की जाएगी वो साझेदार के जेब में जा रहा होगा, जो भी आय की बात की जाएगी वो साझेदार के जेब से आ रहा होगा। ठीक है, साझेदारों की बात की जाती है। तो लाभ का शेष क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे, लाभ से। लाभ का शेष क्या होता है, समाकलन। समाकलन से स्टार्ट करोगे, शेष लाया गया, लाभ की एंट्री कर दोगे। अगर हानि तो उसकी एंट्री कहां कर दोगे, विकलन। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर पूंजी पर ब्याज है तो पूंजी पर ब्याज व्यापार का व्यय होता है, तो इसकी एंट्री कहां करोगे, विकलन में एंट्री करोगे। ऋण पर ब्याज है, आप ऋण पर ब्याज दे रहे हो, ये भी व्यापार का क्या होता है, व्यय होता है, तो उसकी एंट्री कहां कर देंगे, विकलन में। अगर साझेदार काम कर रहा है तो उसको बदले में तुम पारिश्रमिक दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, तो उसकी एंट्री कहां करोगे, विकलन में, क्योंकि वो तुम्हारा व्यय है। इसी प्रकार अन्य व्यय, कोई छोटा मोटा और भी व्यापार में अगर कोई व्यय होता है या हानि होता है तो उसकी एंट्री विकलन में कर लो। अगर साझेदार लोग अपने लाभ का कुछ हिस्सा सामान्य संचय में हस्तांतरण कर रहे हैं, व्यापार के भविष्य के लिए सामान्य संचय में हस्तांतरण कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री कहां की जाती है, विकलन पक्ष में, क्योंकि खर्चे के रूप में निकल रहे हैं भी। ओके, बस। अब आप क्या करेंगे, खाते को टोटल कर लेंगे। ठीक है, खाते को क्या कर लेना, इस प्रकार से टोटल कर लेना। ठीक, इस तरह से टोटल कर लेते खाते का, बराबर बंद कर देते खाते को। इस प्रकार खाते को हम लोग क्या कर देंगे, बंद, डबल अंडरलाइन करके बंद करते हैं ना खाते को, इस प्रकार खाते को क्या कर देना आप लोग, बंद कर देना। ठीक है, अब क्या करोगे, ये समाकलन पक्ष है ना, आय का पक्ष, आय को जोड़ोगे, व्यय को घटाओगे। अगर आपका शेष इस तरफ आ रहा होगा, अगर आपका शेष विकलन पक्ष में आ रहा होगा, निश्चित रूप से आपके व्यापार को क्या हो गया, लाभ हो गया। निश्चित रूप से आपके व्यापार को क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो ये लाभ को किसमें बटेगा, लिखेंगे यहाँ पे साझेदारों के, शेष को लिखोगे साझेदारों के पूंजी अथवा चालू खाते से। आप बोलोगे सर कब पूंजी लिखना है, कब चालू लिखना है, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल साझेदारों के पूंजी या फिर क्या लिखना, चालू खाते से। और जो भी ये शेष आया ना, ये जो शेष आया है, इसको बच्चे जो भी साझेदार होंगे, मान लीजिए दो साझेदार है तो उनमें क्या कर देना, उनके लाभ हानि नियोजन खाते के अनुरूप बांट देना। जो भी उनका लाभ हानि का अनुपात होगा ना उसको बांट देना। ठीक है, इस पैसे को उसको बांट देंगे।
बोलोगे सर कैसे बांटेंगे, वो प्रैक्टिकल जब बनाएंगे तो अपन देखेंगे, फिलहाल आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस प्रकार बांट देना, ओके। अगर मान लीजिए विकलन ज्यादा है और समाकलन क्या है, कम है, विकलन ज्यादा है बच्चों और समाकलन क्या है यहाँ पे, कम है, तब क्या करें सर? तब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका शेष समाकलन साइड में इस तरफ शेष आ रहा है, यानी कि व्यय ज्यादा है और आय क्या है, कम है, निश्चित रूप से क्या हो गया, हमको व्यापार को हानि हो गया। क्या हो गया? निश्चित रूप से व्यापार को हानि। देखो ना, जहां व्यय अधिक है और आय कम है तो भाई व्यापार को हानि हो गया ना, तो व्यापार को क्या हो गया, हानि। तो इस हानि को भी क्या लिखोगे यहाँ पे, साझेदारों के, सेम ऐसे लिखना, साझेदारों के पूंजी या फिर चालू खाता को, पूंजी या फिर चालू खाता को, ऐसा लिख देना, ठीक। ये मान लीजिए दो साझेदार है, ए और बी है, इसी शेष को क्या कर देना, आपस में इन लोगों में लाभ हानि नियोजन खाते के रूप में इस हानि को बांट देना। ये शेष को क्या कर देना, यही शेष है ना, इस शेष को क्या कर देना, बांट देना। जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो ये हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। तो यकीन मानिए इसके बाहर का जो भी मैंने कंटेंट लिखा है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। अगर इस बात को अपने दिमाग में आप छाप लो, चुन चुन के वैसा बनाओ, निश्चित रूप से आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला। समझ में आया? तो यहां तक लाभ हानि नियोजन खाता हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखेंगे आप सभी, इसको फटाक से लिख लीजिए आप सभी। ओके, तो अब हमारा लाभ हानि नियोजन खाता हम लोग को क्लियर हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या था प्रैक्टिकल का, साझेदारों का पूंजी खाता। चलिए साझेदारों का पूंजी खाते के बारे में जानते हैं। तो अपन बात करेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। बोलोगे सर ये साझेदारों का पूंजी खाता क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है कि साझेदारों का पूंजी खाता? भाई हर चीज करने का कुछ ना कुछ तो कारण है, आज हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका भी तो कोई ना कोई कारण है। तो सर ये साझेदारों का पूंजी खाता बनाने का कारण क्या है? देखिएगा, ये कौन है, साझेदारी व्यापार फर्म, आप हो, आपका कैरेक्टर है आप हो, और ये कौन है, आपके मालिक यानी कि साझेदार, ठीक। देखिए क्या होता है, साझेदार फर्म को बहुत कुछ देता है, क्या क्या देता है, पूंजी देता है ना, बहुत कुछ देता है, साझेदार फर्म को बहुत कुछ देता है, और बदले में फर्म से साझेदार बहुत कुछ क्या कर लेता है, लेता है, ठीक है। यानी कि देखा जाए तो फर्म जो है साझेदार से बहुत कुछ लेता है और साझेदार को फर्म बहुत कुछ देता है। फर्म साझेदार को क्या देता है, जैसे कि वो लाभ देता है। एक साझेदार ने व्यापार में पूंजी लगाई तो बदले में फर्म उसको क्या देगा, लाभ देगा। और क्या देगा, अगर उसने पूंजी लगाई है तो उस पर क्या देगा, पूंजी पर ब्याज देता है। और क्या देता है, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, अगर पूंजी के साथ क्या दिया है, ऋण भी दिया है, तो बदले में उसको क्या दिया जाता है, ऋण पर ब्याज दिया जाता है ना। इसी प्रकार अगर साझेदार ने फर्म को अपना कोई सर्विस दिया, अपना सेवा दिया है, तो बदले में उसको क्या दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है। ओके, यही तो होता है। और क्या दिया जाता है साझेदार, है ना। और आहरण पर ब्याज, कई बार क्या होता है, साझेदार आहरण कर लेता है तो बदले में आहरण वसूला जाता है, आहरण पर ब्याज इससे क्या किया जाता है, वसूला जाता है, आहरण पर ब्याज वसूला जाता है। फर्म साझेदार से क्या वसूलता है, आहरण पर ब्याज वसूलता है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि एक साझेदारी फर्म में फर्म और साझेदार के मध्य बहुत सारे लेन देन होते हैं। कुछ फर्म को साझेदार देता है तो कुछ फर्म साझेदार को कुछ देता है तो फर्म साझेदार से बहुत कुछ लेता भी है। तो एक बात बताओ, आप तो फर्म हो, आपको अगर साझेदार को कुछ देना है, अगर ये चीजें साझेदार को देनी है, लाभ, पूंजी पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, पारिश्रमिक, ये सारी चीजें देनी है, तो क्या आप उसके घर जाओगे देने के लिए? क्या जाओगे घर, ले भाई तेरा लाभ हुआ, जाओ घर जाके दे के आ रहे हैं, ले पूंजी पर ब्याज हुआ उसको घर जाके देकर आ रहे हैं, ऋण पर ब्याज हुआ देकर जा रहे हैं, आहरण पर ब्याज हुआ लेने जा रहे हैं उससे, भाई जा तेरा आहरण पर ब्याज देकर के लेने जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो क्या हर चीज फर्म जो है साझेदार के घर जाएगा क्या देने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसके लिए क्या किया जाता है, एक पूंजी खाता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है इसके लिए, साझेदारों का पूंजी खाता, पूंजी खाता या फिर चालू खाता भी बोला जा सकता है, पूंजी खाता। सर कब पूंजी खाता कब चालू खाता सब क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो। पूंजी खाता मानो, भी चालू खातों को दिमाग से हटा दो। साझेदारों का इसके लिए क्या बनाया जाता है, लेन देन को मेंटेन कर लिए सीधा पूंजी खाता बनाया जाता है। फर्म और साझेदारों के मध्य लेन देन को मेंटेन करने के लिए क्या बनाया जाता है, पूंजी खाता या चालू खाता बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लेन देन अगर लगे कि फर्म को, आप फर्म हो, आपको लगे कि भाई मुझे ये साझेदार को देना चाहिए, तो उसके घर नहीं जाओगे देने के लिए, सीधा उसका खाता है ना, अकाउंट है ना, आपको लगे कि भाई मुझे ये साझेदार को देना चाहिए, आप सीधा उसके अकाउंट में क्या कर दो, डाल दो। डाल दो मतलब उसका खाता क्या कर दो, समाकलन कर दो, उसका पूंजी खाता क्या कर दो, समाकलन कर दो। एकदम बिल्कुल आसान ट्रिक है। पूंजी खाता क्या कर दीजिए,
समाकलन कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई ये चीज मुझे साझेदार से लेना चाहिए तो उसे घर मत जाओ लेने के लिए, सीधा उसके अकाउंट से क्या कर लो, उसका अकाउंट है ना, निकाल लो, सीधा उसके अकाउंट से क्या कर लो, निकाल लो, यानी विकलन कर दो। बिल्कुल बैंक की तरह, बैंक यही तो करता है। अगर आपको कुछ भी चीज देना होता है बैंक को तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में डाल देता है। कुछ भी लेना होता तो आपके घर नहीं आता, आपको फोन नहीं लगाता, सीधा वो क्या करता है, आपके अकाउंट से निकाल लेता है। तो डाल दो या फिर निकाल दो। डालना मतलब पूंजी खाता समाकलन करना, निकालना मतलब विकलन करना। एक ट्रिक दे रहा हूँ, बिल्कुल भूलना नहीं, बिल्कुल मस्त ट्रिक है एकदम, फटाक से तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। तो बच्चों ये हुआ तुम्हारा साझेदारों का पूंजी खाता क्यों बनाया जाता है। अब पूंजी खाते का अपन प्रारूप देखते हैं। इसको जल्दी से लिखो फिर हम मिटाते हैं। इसको फटाफट लिख लीजिएगा आप लोग। हो गया। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने की जो विधि होती है, पूंजी खाते की क्या, साझेदारों की पूंजी खाते की विधि। बच्चों साझेदारों की पूंजी खाते की विधि दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। सबसे पहला होती है स्थाई, स्थाई पूंजी पद्धति। क्या होता है, स्थाई पूंजी पद्धति। सबसे पहला पद्धति होता है स्थाई पूंजी पद्धति, और दूसरा पद्धति होता है परिवर्तन पूंजी पद्धति। स्थाई पूंजी पद्धति और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो सबसे पहले स्थाई पूंजी पद्धति। स्थाई पूंजी पद्धति में दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहला बनाया जाता है साझेदार का पूंजी खाता, साझेदार का पूंजी खाता। इसमें ना साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है ना, जो पूंजी होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्थायी होता है। साझेदारों की जो पूंजी होती है वो स्थायी पूंजी होती है। कौन सी पूंजी होती है, स्थायी पूंजी होती है। इनकी साझेदारों की पूंजी जो होती है स्थायी होती है, मतलब साल में एक बार, पहली जैसी व्यापार चालू हुआ साल में एक बार पूंजी लगाए, उसके बाद फिर वो लोग कभी पूंजी नहीं लगाते। अगर 1 लाख लगा दिया साझेदारों ने तो 1 लाख लग गया, उसके बाद दोबारा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दो साझेदार है ए और बी, ए ने 10,000 लगाया, बी ने 6,000 रुपए लगाया, बस ये पूंजी लग गया, उसके बाद फिर दोबारा लोग पूंजी नहीं लगाएंगे, फिक्स है इनका पूंजी। ये 10,000 लगा दिए, 6,000 लगा दिए, इसके बाद कभी लोग पूंजी नहीं लगाएंगे। साझेदारों का पूंजी बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है, स्थायी होता है। यही कारण है कि इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति। अगर इस पद्धति को अपनाया जा रहा है तो इनकी पूंजी क्या रहेगी, बिल्कुल स्थायी रहेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है साझेदारों का चालू खाता। दूसरा खाता कौन सा बनाया जाता है, साझेदारों का चालू खाता। ठीक, साझेदारों का क्या बनाया जाता है, चालू खाता। ठीक, ओके। तो साझेदार का चालू खाता क्यों बनाया जाता है, साझेदारों के लेन देन को मेंटेन करने के लिए। क्यों बनाया जाता है, साझेदारों का लेन देन मेंटेन करने के लिए। अगर आप फर्म हो, आपको ऐसा लगे, आप फर्म हो, आपको ऐसा लगे कि भाई ये साझेदारों को देना चाहिए, सीधा उसके चालू खाते में डाल दिया जाता है। ये साझेदार से लेना चाहिए, सीधा उसके चालू खाते से निकाल लिया जाता है। ठीक है, कभी भी याद रखना साझेदारों का पूंजी खाते का जो शेष होता है ना, शेष हमेशा समाकलन शेष होगा, कभी भी विकलन शेष हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, समाकलन शेष ही रहेगा, विकलन शेष कभी भी हो नहीं सकता। साझेदारों का पूंजी शेष क्या होगा, हमेशा समाकलन शेष होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन चालू खाते की बात की जाए तो साझेदारों का चालू खाते का शेष विकलन भी हो सकता है या फिर समाकलन भी हो सकता है, दोनों शेष हो सकता है। विकलन भी हो सकता है और समाकलन शेष भी हो सकता है, दिमाग में बात को बैठा लो। ठीक है, विकलन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, समाकलन भी हो सकता है। क्लियर है, ओके ओके। तो ये हुआ कौन सा पद्धति, स्थायी पूंजी पद्धति। अब अपन लोग आते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील नाम से स्पष्ट है, इसमें जो पूंजी होता है वो हमेशा परिवर्तन होता है, और इसमें सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है और वो होता है साझेदारों का पूंजी खाता। क्या होता है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों का सिर्फ एक खाता बनाया जाता है, पूंजी खाता। इसमें क्या होता है, साझेदारों का पूंजी खाता तो बनाया जाता है, और साझेदारों को जो भी लेन देन है, फर्म और साझेदार के मध्य जो भी लेन देन है वो सब इसी में मेंटेन होते हैं। यानी कि जो भी आपको लगे, आप फर्म हो ना, आपको जो भी लगे कि भाई ये मुझे साझेदार को देना चाहिए, सीधा पूंजी खाते में डाल देते हैं। अगर परिवर्तनशील है तो आपको लगे लेना चाहिए, सीधा उसके अकाउंट से निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, समाकलन शेष ही होता है। मैंने बताया तो अभी, पूंजी खाते का शेष हमेशा कौन सा शेष होता है, ऑलवेज 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 समाकलन होता है। ठीक है, तो यहां तक आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका प्रारूप अपन देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब साझेदार के पूंजी खाते के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला साझेदार की पूंजी खाते का कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कौन सा पूंजी, सबसे पहला स्थायी पूंजी पद्धति। पहला कौन सा पूंजी पद्धति होता है, स्थायी पूंजी पद्धति।
तो चलिए स्थायी, अगर मान लीजिए कोई साझेदारी फर्म स्थायी पूंजी पद्धति को फॉलो कर रही तो उनके कौन कौन से खाते बनते हैं? पहला खाता पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। ठीक है, तो देखिए प्रारूप देखिए कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का सिंपल टेक्निक है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाया जाता है। ऊपर हेडिंग लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता लिखना कुछ नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए इस फर्म में दो साझेदार है, साझेदार ए है और साझेदार क्या है, बी है। जितने साझेदार होंगे उतना कॉलम बनाना। ठीक, तो साझेदार ए और साझेदार कौन है, मान लीजिए बी है यहाँ पे। तो मान लीजिए ए है और ए कौन है, बी है। ए है और बी है। ठीक है, विवरण विवरण। ठीक, ये विकलन पक्ष और ये समाकलन पक्ष। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए जैसा कि मैंने बताया कि पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है, ऑलवेज समाकलन शेष होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में साझेदारों का पूंजी दिया होगा तो पूंजी को कहां लिखोगे, समाकलन पक्ष में लिखोगे। लिखोगे शेष लाया गया, क्या लिखोगे, शेष लाया गया, इस तरह से। और यहाँ पे लिख दोगे शेष लाया गया, बस, और कुछ नहीं करोगे। खाता को बंद कर दोगे, बस, और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि पूंजी स्थायी है तो और कुछ एंट्री होगी ही नहीं यहाँ पे। सीधा खाते को क्या कर देना, बंद कर देना। इसी शेष लाया गया को लिख देना शेष ले गया। इसी अमाउंट को एज इट इज उतार देना, शेष ले गया लिख के एज इट इज उतार देना। और यहाँ लिख देना शेष लाया गया, फिर इसी को इधर ले आना, शेष लाया गया, खत्म। और कुछ भी नहीं है और खाता बंद हो गया। ये हमारा बनकर तैयार हो गया क्या, पूंजी खाता, खत्म। ठीक, दूसरा खाता कौन सा बनाया जाता है, साझेदारों का चालू खाता। दूसरा खाता बनाया जाता है बच्चों साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया साझेदारों का चालू खाता क्यों बनाया जाता है, फर्म और साझेदारों के मध्य जो लेन देन होते हैं ना उसको मेंटेन करने के लिए क्या बनाया जाता है, साझेदारों का चालू खाता बनाया जाता है ना। ओके, मान लीजिए यहाँ पे दो साझेदार है। ठीक, साझेदार ए है और साझेदार कौन है, बी है। ए है और बी है, ये विकलन पक्ष है और ये आपका कौन सा पक्ष है, समाकलन पक्ष है। ठीक है, विवरण और ये विवरण। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले, हाँ जैसा कि मैंने बताया कि चालू खाते का शेष क्या हो सकता है, सर विकलन भी हो सकता है और समाकलन भी, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपके साझेदारों का शेष, चालू खाते का शेष समाकलन दिया है तो समाकलन से एंट्री करोगे, लिखोगे शेष लाया गया, शेष लाया गया, ये लिख लोगे। ठीक है, इसी जगह अगर साझेदारों का शेष समाकलन हुआ तो यहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे समाकलन। और अगर विकलन हुआ तो उसकी एंट्री कहाँ करोगे, विकलन में। अगर किसी साझेदार का शेष विकलन शेष है तो लिखना शेष लाया गया, विकलन शेष है तो शेष लाया गया करके लिख देना, ये लिख देना। ठीक है, ओके। अब देखो होता क्या है, अब जो कुछ भी फर्म और साझेदारों के मध्य का लेन देन होता है उसकी एंट्री कहाँ होगी, चालू खाते में। आप फर्म हो, आपको ऐसा लगे कि मुझे ये साझेदारों को देना चाहिए तो सीधा उनका खाते में क्या कर देना, समाकलन कर देना, डाल देना, मतलब क्या कर देना, समाकलन कर देना। और आपको लगे निकालना चाहिए तो सीधा उसके अकाउंट से क्या करना, निकाल देना, मतलब उसके अकाउंट को क्या कर देना, विकलन कर देना। चलो बनाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई साझेदार पूंजी पर ब्याज, बताओ पूंजी पर ब्याज साझेदार को देते हैं कि लेते हैं, पूंजी पर ब्याज है तो क्या उसके घर जाओगे देने के लिए, नहीं, सीधा उसके खाते में क्या कर दोगे, डाल दोगे। तो पूंजी पर ब्याज साझेदार के घर नहीं जाएंगे देने के लिए, सीधा उसके खाते में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो लिखेंगे पूंजी पर ब्याज, समाकलन पक्ष में लिखना पूंजी पर ब्याज, खाता को लिख देना, दोनों साझेदार का जो भी होगा। ठीक है, अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है तो फर्म का दायित्व तो बनता है कि उसको क्या दे, ब्याज दे। तो ब्याज देने क्या उसके घर जाओगे, नहीं सर, अकाउंट है ना, सीधा उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो सीधा उनके अकाउंट में डाल दो ऋण पर ब्याज, तो साझेदारों के अकाउंट में डाल दो ऋण पर ब्याज। ठीक है, ओके। अगर कोई साझेदार फर्म में काम करता है तो बदले में क्या देते हैं उसको, पारिश्रमिक। तो पारिश्रमिक देने उसके घर जाओगे, नहीं, सीधा उसके खाते में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो लिखेंगे साझेदारों का पारिश्रमिक, साझेदारों का पारिश्रमिक, ये उनके खाते में क्या कर देंगे अपन लोग, डाल देंगे। ठीक, अच्छा, अगर कोई मैनेजर है उसको आपको वेतन देना है तो क्या करोगे, गधो कुछ नहीं करोगे, साझेदारों का पूंजी खाता है, मैनेजर का पूंजी खाता नहीं है, यहाँ सिर्फ साझेदारों का एंट्री करना है, मैनेजर का एंट्री नहीं करना है। समझ में आया, हाँ हाँ, साझेदार अगर मैनेजर हुआ तो फिर उसकी एंट्री होगी यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो साझेदारों का पारिश्रमिक। ठीक है, अगर फर्म को लाभ हुआ तो बोलो लाभ उनके अकाउंट में डाले कि निकाले, बिल्कुल डाल देते उसके अकाउंट में। तो लिखेंगे लाभ हानि, वही समायोजन या नियोजन खाता को, यानी कि लाभ, जो भी लाभ होगा क्या कर दोगे, बांट दोगे, लाभ है, लाभ को क्या कर दोगे, दोनों के खाते में डाल दोगे। अगर इसी जगह हानि हुआ तब क्या करोगे आप लोग, उनके अकाउंट से निकाल लोगे। तो यहां लिखोगे लाभ हानि
नियोजन खाते से, लाभ हानि नियोजन खाते से। अगर हानि है तो क्या कर लोगे, निकाल लोगे। लाभ है तो उनके खाते में डाल दोगे, हानि है तो क्या कर लोगे, निकाल लोगे। ओके ओके। अगर मान लो साझेदार ने आहरण किया, क्या किया, आहरण, कोई भी आहरण किया हो, चाहे माल का किया हो या फिर कोई भी रुपए का आहरण किया हो, आहरण किया हो, तो आहरण आहरण करता तो सीधा अकाउंट से निकलेगा ना, तो सीधा उसके अकाउंट से क्या कर लेना, निकाल लेना। लिखना आहरण खाते से, क्या लिख दोगे, आहरण खाते से, उसके अकाउंट से क्या कर लेना, निकाल लेना। ठीक है। दूसरा, आहरण पर ब्याज, आहरण पर क्या, ब्याज। बोलो साझेदार ने आहरण किया तो बोलो इस पर ब्याज कौन देगा, हम देंगे कि वो देगा, साझेदार हमको देगा। तो क्या करेंगे, उसके घर जाएंगे लेने, उसका अकाउंट है ना, निकाल लो सीधा। तो सीधा क्या करेंगे, निकाल लेंगे। लिखेंगे आहरण पर ब्याज खाते से, उन लोग के अकाउंट से क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा यकीन मानो और कोई एंट्री नहीं आएगी, बिल्कुल भी इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ इसी की एंट्री होगी और कोई एंट्री नहीं होगी। सिर्फ साझेदारों के मध्य लेन देन की एंट्री होगी, फर्म और साझेदारों के मध्य, और कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, खाता को बंद करेंगे इस तरह से। समाकलन जोड़ना, हमेशा क्या करना, कोशिश करना कि समाकलन जोड़ना, और विकलन क्या कर देना, घटा देना। अगर समाकलन ज्यादा है और विकलन कम है तो निश्चित रूप से शेष कहाँ आएगा, यहाँ आएगा शेष। विकलन पक्ष में मान लो शेष आ रहा है, क्या लिखोगे, शेष ले गया। क्या लिख देना यहाँ पे, शेष ले गया, ऐसा लिख देना। ठीक है, ओके। और इसी शेष ले गया को नीचे ले आना, शेष लाया गया, ये तुम्हारे चालू खाते का नया शेष आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि साझेदारों के खाते में इतना पैसा जमा है, इतना पैसा उनके खाते में क्या है, जैसे अकाउंट में जमा रहता ना, वैसे उनके अकाउंट में क्या है, जमा है। तो बच्चों ये हुआ स्थायी पूंजी पद्धति। आप सभी को क्लियर हुआ, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का क्या, चालू खाता। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरी पद्धति, एंड दैट इज योर नंबर 2, साझेदारों का क्या, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के बारे में अपन लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो देखिए, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति का कॉलम कुछ इस प्रकार बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, सिर्फ इसमें एक ही खाता बनता है, और वो इकलौता खाता क्या है, साझेदारों का पूंजी खाता। तो मान लीजिए यहाँ पे दो साझेदार हैं, साझेदार ए है और साझेदार कौन है, बी है। फर्ज करो साझेदार ए है और साझेदार कौन है, बी है। ए और बी साझेदार है। ठीक है, ऊपर हेडिंग लिखेंगे साझेदारों का पूंजी खाता, ऐसा लिख लो। ठीक, विवरण और विवरण। ठीक है, तो ये विकलन पक्ष है और ये समाकलन पक्ष है। कोई भी साझेदारी फर्म या ये फॉलो करोगी, ये फॉलो करेगी, या फिर ये पद्धति फॉलो करेगी। अगर ये फॉलो करेगी, स्टार्ट करते हैं। बोलो पूंजी खाता है, पूंजी खाते का शेष कौन सा शेष होता है, समाकलन। तो स्टार्ट करोगे समाकलन से, लिखोगे शेष लाया गया। क्या लिख देना, शेष लाया गया। ये ए और ये बी उसके खाते में डाल देंगे। ठीक है, शेष लाया गया, पूंजी लिख दोगे, जो भी पूंजी होगी साझेदार की वो लिख दोगे। अब सुनो, अब फर्म और साझेदार के मध्य जो भी लेन देन होगी उसकी एंट्री कहाँ होगी, पूंजी खाते में एंट्री होगी। अगर आपको लगे कि भाई ये चीज साझेदार को देना चाहिए तो सीधा उसके पूंजी खाते में डाल देना, ये चीज साझेदार से लेना चाहिए तो सीधा उसके पूंजी खाते से क्या कर लेना, निकाल लेना। सेम यही जहां चालू खाते में करते थे, यहाँ किसमें करेंगे, पूंजी खाते में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साझेदार ने व्यापार में पूंजी लगाया तो पूंजी पर ब्याज हम देंगे उसको, घर जाएंगे देने, नहीं सर, उसके अकाउंट में डाल देंगे। तो सीधा उनके अकाउंट में क्या कर दो, वेरी गुड, डाल दो। तो लिखो पूंजी पर ब्याज खाते, खाता को यहाँ लिख देना पूरा, पूंजी पर ब्याज खाता को उनके अकाउंट में क्या कर दो, डाल दो। ठीक है, ये कर दो। उसी प्रकार अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, क्या देता है, फर्म को ऋण देता है, तो बोलो ऋण को क्या करना चाहिए, ऋण पर ब्याज, सॉरी ऋण दे रहा, ऋण की एंट्री नहीं करोगे, ऋण पर ब्याज की एंट्री करोगे। तो ऋण पर ब्याज क्या करना चाहिए, उसके अकाउंट में डाल दो, उसको देना है ना, ऋण पर ब्याज उसके पूंजी खाते में डाल दो। तो लिखो ऋण पर ब्याज खाता को, ऋण पर ब्याज खाता को। ठीक है, अच्छा, अगर साझेदार ने व्यापार को अपना वर्क दिया है, अपना सर्विस दिया है, तो उसको क्या देंगे, पारिश्रमिक। क्या उसके घर जाएंगे देने, नहीं, उसके खाते में डाल देंगे। लिखेंगे साझेदार का पारिश्रमिक, साझेदार का पारिश्रमिक डाल देना, उसके खाते में जो भी साझेदार होंगे उनके खाते में क्या कर देना, डाल देना। ठीक है, अगर साझेदारी फर्म में साझेदार में लाभ हुआ, क्या हुआ, इस व्यापार में लाभ हुआ, तो लाभ उसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता को, जो भी लाभ होगा ना उसके खाते में क्या कर देना, डाल देना। ठीक है, ओके। इसी जगह अगर हानि होती है तो उनके अकाउंट से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हानि अगर हुई तो लाभ हानि
नियोजन खाते से, अगर हानि है तो क्या कर लेंगे, उनके खाते से निकाल लेंगे। गुड, उसके हानि है तो उसके खाते से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर साझेदार ने आहरण किया, चाहे कोई भी आहरण हो, आहरण 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 कोई भी आहरण किया हो, तो उनके खाते से क्या होता है, निकाला जाता है। तो निकाल लेंगे आहरण, निकाल रहा ना वो निकाला होगा मतलब निकाल दिए, कई बात है, आहरण खाते से। तो बोलो इस आहरण पर क्या लगाया जाता है, ब्याज। तो ब्याज उसे साझेदार से लेना है ना, घर जाओगे लेने, निकाल लोगे खाते से। आहरण पर ब्याज वह साझेदार के लिए, हमारे लिए आया है ना, साझेदार से लेंगे ना आहरण पर ब्याज, तो उसके खाते से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आहरण पर ब्याज उसके खाते से निकाल लो। ठीक है, ये हो गया। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता है। साझेदारों को क्या करना, इस तरह से पूंजी खाते को बंद कर देना। ये साझेदारों के खाते में गया, ये साझेदारों के खाते से निकला। समाकलन जोड़ो, विकलन घटाओ, निश्चित 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 रूप से किस साइड आएगा, विकलन पक्ष में। विकलन पक्ष में विकलन निश्चित रूप से आएगा, इसको बोलेंगे शेष ले गया, और ट्रांसफर कर देना, शेष लाया गया, इस तरह से। ठीक, और खाते को क्या कर देना, बंद कर देना। ये हो गया अपना काम। ठीक है, ये व्यापार की आ गई क्या मालूम तुम लोग को, ये जो शेष आया वो क्या कहलाएगा मालूम, नई पूंजी। व्यापार की क्या आ गई, नई पूंजी, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू पूंजी आ गई। व्यापार की क्या निकल आई, पूंजी निकल आई। ठीक है, मतलब साझेदारों की नई पूंजी। इससे क्या स्पष्ट होता पता है, इसमें क्या होता है, साझेदार जो कुछ भी कमाता है वो फर्म में लगा देता है। समझ में आया, मतलब एक प्रकार से ये प्रगतिशील वाला पूंजी पद्धति है। जबकि इसमें क्या होता है, साझेदार एक बार पूंजी निकालता है जिंदगी भर, और जिंदगी भर क्या करते रहता है, हर साल सिर्फ खाते रहता है ना। तो आप बोलोगे सर क्या साझेदारों को ये, मतलब क्या हमको एक साझेदारी फर्म दोनों पद्धति फॉलो कर सकती है, नहीं जी। कोई भी साझेदारी फर्म या तो ये पद्धति फॉलो करेगी, स्थायी किस फॉलो करेगी, तो फिर ये नहीं कर सकती, और अगर परिवर्तनशील फॉलो करेगी तो फिर इसको नहीं कर सकती। समझ में आया, तो दोनों क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब कब चालू खाता लिखना है आपको, मैं बोला ना, कभी चालू खाता कब जिक्र किया जाएगा, जब साझेदारी फर्म स्थायी पूंजी पद्धति फॉलो करती होगी तभी चालू खाते का जिक्र किया जाएगा। यानी समझ जाना, अगर चालू खाते का कहीं क्वेश्चन में जिक्र किया, समझ जाना कौन सा पद्धति फॉलो करती है, स्थायी पूंजी पद्धति फॉलो करती है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, खाली पूंजी का खाता बोला है, तो फिर समझ जाना कि कौन सा पद्धति है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है। आया बात समझ में, क्वेश्चन में बकायदा, क्वेश्चन में अगर चालू खाते का जिक्र नहीं किया है, कहीं चालू खाते का जिक्र हो गया, समझ जाना वो स्थायी पूंजी पद्धति फॉलो करते हैं। और कहीं कहीं जिक्र नहीं है चालू खाते का, कहीं नामो निशान नहीं चालू खाते का, समझ जाना कौन सी पद्धति है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। कहीं क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता वगैरह क्या कर लिया, देख लिया। कल से अपन ना क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल से अपन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना क्या है, काफी है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।